हेलो दोस्तों, ये वीडियो मेरे CPU के प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम CPU के बारे में सारी चीज़ें जानने वाले हैं। इसका मतलब CPU एग्जैक्टली क्या है, उसके मैन्युफैक्चरर्स कौन से हैं, उसके कोर काउंट्स क्या होते हैं, कोर और बूस्ट क्लॉक स्पीड क्या होता है, TDP क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सॉकेट, इंटीग्रेटेड GPU, ECC, मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट, कैश और लास्ट में हम जानेंगे कि लिथोग्राफी क्या होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है। और एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन सब के ऊपर एक एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। बस आपको मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ पे CPU का प्लेलिस्ट होगा, बस उसको एक बार चेकआउट कर लेना है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में CPU एग्जैक्टली क्या होता है। CPU जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों इन सिंपल वर्ड्स ये CPU जो है ये हमारे सिस्टम का ब्रेन होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर के सिस्टम में जितनी भी चीज़ें होंगी, जितना भी प्रोसेसिंग होगा वो सारा CPU हैंडल करता है। प्रोसेसिंग से मेरा मतलब है कि जितनी भी चीज़ें आप ओपन करोगे, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी गेम्स या फिर कोई भी मूवीज़ वगैरह, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेशंस के हिसाब से चलती है और ये कैलकुलेशन ज़ीरोज़ एंड वन में होता है और ये जितनी भी कैलकुलेशंस है ये सब CPU हैंडल करता है। इन शॉर्ट सारी प्रोसेसिंग का काम ये CPU को दिया जाता है। इसके बाद है मैन्युफैक्चरर्स। दोस्तों CPU मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में मेनली दो ही है, एक है AMD और एक है इंटेल, और आपने इन दोनों के बारे में सुना ही होगा। तो इनमें वैसे कुछ खास है नहीं बताने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको एक बजट लेवल में गेमिंग PC क्रिएट करना हो, गेमिंग PC, तो आपको AMD की तरफ जाना है। उसके बाद अगर आपको एक ऑफिशियल लेवल पे चीज़ें करनी है जैसे कि ऑफिस वर्क वगैरह, तो आपको लेना है इंटेल का प्रोसेसर। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके बाद आता है कोर काउंट्स पे। सो फ्रेंड्स ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोर काउंट। सो फ्रेंड्स कोर्स जो है वो हमारे CPU के अंदर एक ऐसे सॉकेट होते हैं जिन पे जो कैलकुलेशंस है उनको किया जाता है। अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो इसमें होता ये है कि मान लीजिए एक रोड है और उस रोड पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है या तो आ सकती है, ठीक है। कोर्स में भी ऐसा ही है, अगर आपका CPU 1 कोर का है तो उस टाइम पे तो उस कोर पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन एक टाइम पे रन हो सकती है। अगर आपका प्रोसेसर डुअल कोर का है, इसका मतलब उसमें 2 कोर्स है, तो उसमें 2 एप्लीकेशंस एक साथ रन हो सकती है। आप समझ सकते हो कि अगर एक हाईवे पे 2 लेन्स है तो वहाँ पे एक साथ 2 गाड़ियाँ जा भी सकती है और आ भी सकती है। ऐसे ही सिंपल एग्जांपल 4 कोर्स के साथ, 8 कोर्स के साथ और 16 कोर्स के साथ। जितना ज़्यादा आपका कोर होगा, आपका CPU का परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद आता है कोर और बूस्ट क्लॉक्स पे। दोस्तों ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जितना फास्ट आपका कोर और बूस्ट क्लॉक होगा उतना ही उसका स्पीड ज़्यादा होगा। अब ये कोर क्लॉक और बूस्ट क्लॉक गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो GHz यानी कि गीगाहर्ट्ज। अब कभी भी आपने किसी भी CPU के स्पेसिफिकेशंस में ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे लिखा होगा 2.5 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आपका जो CPU है वो एक सेकंड में कितने क्लॉक साइकिल्स को कंप्लीट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका CPU 1 गीगाहर्ट्ज का है तो इसका मतलब वो एक सेकंड में 1 बिलियन क्लॉक साइकिल्स को कंप्लीट कर सकता है। और ये जितना ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स को कंप्लीट करेगा उतनी ही ज़्यादा प्रोसेसिंग इसमें होगी। सो इन शॉर्ट जितना ज़्यादा आपका कोर क्लॉक होगा उतना ही ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। बट इसका ड्रॉबैक ये भी है कि जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज होगा उतना ही वो CPU गर्म होगा और साथ ही साथ पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होगा उस CPU का। तो मैंने तो बताया अभी कोर क्लॉक, और साथ ही साथ CPU के स्पेसिफिकेशंस में बूस्ट क्लॉक भी लिखा होता है। तो मैं आपको ये दोनों का डिफरेंस समझा देता हूँ। कोर क्लॉक का मतलब है कि बेस क्लॉक, कि आपका CPU एटलीस्ट इतने बेस क्लॉक पे तो रन होगा ही। जैसे कि मान लीजिए किसी CPU का बेस क्लॉक है 2.3 गीगाहर्ट्ज और उसका बूस्ट क्लॉक है 4 गीगाहर्ट्ज, तो इसका मतलब जब भी आपका PC आइडल पड़ा हुआ है, ऐसे ही कोई काम नहीं उसमें नहीं हो रहा, तो वो अपना बूस्ट क्लॉक
कम करके 2.3 गीगाहर्ट्ज पे ले आएगा। और जब आपको कोई भी फाइल को रेंडर करना है या फिर कोई हाई एंड गेम वगैरह खेलना है तो उस टाइम पे वो CPU 4 गीगाहर्ट्ज पे चला जाएगा, यानी कि बूस्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। इसके बाद होता है एक चीज़, ओवरक्लॉक। अब ओवरक्लॉक में क्या है कि आपका PC जो है वो 4 गीगाहर्ट्ज पे तो चल ही रहा है, आपने उसको चलाया एकदम निचोड़ के, बट आप सोच रहे हो कि मुझे और भी परफॉर्मेंस चाहिए इस CPU से, तो उसमें और एक चीज़ होती है ओवरक्लॉक। और इस ओवरक्लॉक में ये होता है कि आपका जो CPU है उसको मैन्युअली ओवरक्लॉक करके 30 to 40% पावर को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है। बट हालांकि ये करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट हाँ, अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट पे आता है TDP, और TDP का फुल फॉर्म है थर्मल डिज़ाइन पावर। दोस्तों, काफ़ी बार अगर आपने CPU के स्पेसिफिकेशंस को चेकआउट किया हो तो वहाँ पे एक चीज़ मेंशन होती है, TDP = 65 वॉट, 105 वॉट, ऐसे ही अलग अलग नंबर्स को मेंशन किया जाता है। तो कुछ लोग इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो वॉट में लिखा है जैसे कि 105 वॉट या फिर 65 वॉट, ये समझ लेते हैं कि CPU जो है वो इतना पावर कंज्यूम करेगा, बट एक्चुअली ये गलत है। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि 65 वॉट जितना आपका CPU हीट जनरेट करेगा, और उस हीट जनरेट करने की वजह से आपको उतना अच्छा कूलिंग सिस्टम लगाना होगा, यानी कि हीट सिंक लगाना होगा। जैसे कि मार्केट में अलग अलग क्वालिटी की हीट सिंक आती है, कोई नॉर्मल फैन वाला होता है, कोई फैन के साथ कोई थर्मल डिज़ाइन का कोई एल्युमिनियम आता है, फिर उसके बाद लिक्विड कूलिंग भी आता है, एक सेमी लिक्विड कूलिंग, फिर उसके बाद एक हाई एंड लिक्विड कूलिंग भी आता है। तो ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज के हीट सिंक मार्केट में होते हैं। तो जितना ज़्यादा आपके CPU का TDP होगा उतना ही अच्छे क्वालिटी का आपको हीट सिंक लगाना होगा। सो इन शॉर्ट, TDP का डायरेक्ट कनेक्शन उसके हीट सिंक के साथ है, ना कि पावर सप्लाई के साथ। अब अगला कॉन्सेप्ट है सीरीज। सो फ्रेंड्स, सीरीज बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपने बहुत बार ये सुना होगा कि इंटेल कोर i5 है, i7 है, i3 है, i9 है, फिर AMD में Ryzen 3 है, 5 है, 7 है, तो ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। तो यही है सीरीज़। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको किस में जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये जितने भी i3, i5, i7 वगैरह है, इनके भी अलग अलग जनरेशन्स होते हैं। जैसे कि i3 के भी अलग अलग जनरेशन्स है, जैसे कि 10th है, 11th है, 12th है, ऐसे अलग अलग जनरेशन होते हैं i3 के। i5 के भी 11th जनरेशन, 12th जनरेशन ऐसे अलग अलग आते हैं। i7 के भी ऐसे अलग अलग जनरेशन्स आते हैं। तो हमेशा कभी भी आप लैपटॉप खरीद रहे हो या तो PC बिल्ड कर रहे हो तो आपको हमेशा लेटेस्ट जनरेशन की तरफ ही जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए तो 12th जनरेशन जो है एल्डर लेक, वो अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है। इसके बाद सितंबर में या फिर नवंबर में इंटेल का ही रैप्टर लेक प्रोसेसर भी लॉन्च होने वाला है, जो कि होगा 13th जनरेशन। तो जब वो लॉन्च हो जाएगा तब आपको वो जो लेटेस्ट प्रोसेसर होगा वो परचेस करना है, वो जनरेशन का प्रोसेसर परचेस करना है। तो जैसे कि हम थे सीरीज़ पे, तो सीरीज़ पे अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो आपको अगर कोई नॉर्मल टाइप काम करना है, जैसे कि वेब ब्राउजिंग करना है या तो मूवीज़ देखना है या फिर सॉन्ग्स वगैरह सुनने हैं, तो इंटेल i3 इज़ द बेस्ट। ऐसे ही अगर AMD में Ryzen 3 इज़ द बेस्ट अगर नॉर्मल काम करने हो तो। फिर उसके बाद उसका एक बड़ा CPU होता है जो कि होगा इंटेल i5। इंटेल i5 अगर आपको बजट लेवल पे गेमिंग करना हो या तो कुछ बजट लेवल पे वीडियो एडिटिंग वगैरह काम करना हो तो आप इंटेल i5 की तरफ जा सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको अच्छे लेवल पे, मतलब एक प्रोफेशनल लेवल पे करना हो वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग, तो इंटेल i7 या फिर Ryzen 7 भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद उसका भी एक बड़ा CPU है i9। इस पे अगर आपको प्रोफेशनली कुछ गेमिंग वगैरह करना हो, मतलब आप डेवलपर हो या तो आपको हाई लेवल के एक प्रोफेशनल वीडियो काम वगैरह करना है, जैसे कि मूवी क्रिएशन वगैरह में काम जो होते हैं वो करना है, तो आप i9 की तरफ जा सकते हो। ऐसे ही Ryzen 9 की तरफ भी आप जा सकते हो। तो जैसा जैसा आपका काम है उसी हिसाब से आपको उतने बड़े CPUs को परचेस करना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है CPUs के। अब आते हैं हम सॉकेट पे। सो फ्रेंड्स, सॉकेट भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मार्केट में अलग अलग
कंपनीज या फिर मैन्युफैक्चरर्स अपने अलग अलग जनरेशन्स के हिसाब से या फिर मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से ही सॉकेट को डिज़ाइन करती है। जैसे कि AMD का सॉकेट और इंटेल का सॉकेट दोनों अलग अलग है। जो AMD का सॉकेट है वो आता है PGA टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि होता है पिन ग्रिड एरे, और जो इंटेल है वो आता है LGA के साथ, जो होता है लैन ग्रिड एरे। अब ये जो सॉकेट है, अगर मैं उसको सिंपली समझाऊँ तो ये आपके मदरबोर्ड और आपकी CPU को कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये है AMD का सॉकेट और ये है इंटेल का सॉकेट। AMD के सॉकेट में छोटे छोटे होल्स होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, और जो CPU होता है AMD का वो इन पिंस के अंदर ऐसे चला जाता है, मतलब CPUs के नीचे AMD के वहाँ पे छोटे छोटे पिंस निकले होते हैं और वो पिंस इन होल्स में चले जाते हैं। और इंटेल के केस में जो पिंस है वो मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, और जो CPU है उसका जो एकदम जो सेक्शन है नीचे वाला वो एकदम प्लेन होता है, एकदम लैंड जैसा होता है, तो वो सॉकेट के ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो ये था सॉकेट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको डिटेल में जानना हो सॉकेट के बारे में तो मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब जैसे कि इंटेल के मैंने बताया कि अलग अलग जनरेशन्स वगैरह आते हैं मार्केट में, तो इंटेल के भी जनरेशन्स के हिसाब से भी सॉकेट को चेंज करना पड़ता है। हालांकि वो LGA टेक्नोलॉजी के ऊपर ही होते हैं, बट उनके पिंस वगैरह चेंज होते रहते हैं। जैसे कि इंटेल का जो प्रीवियस वर्जन था, इंटेल का 11th जनरेशन, तो उसमें एक अलग सॉकेट टाइप था, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। और जो अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है 12th जनरेशन, उसमें 1700 LGA 1700 वाला सॉकेट उसमें अवेलेबल है। तो अगर आपको इंटेल का PC बिल्ड करना है तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका जो CPU है अगर वो 12th जनरेशन का है तो आपका मदरबोर्ड भी LGA 1700 वाला ही परचेस करना होगा। अगर आपने 11th जनरेशन का मदरबोर्ड परचेस कर लिया तो वो 12th जनरेशन का जो CPU है इंटेल का वो इसमें काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से ये चीज़ें समझा दी। अब आते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेटेड GPU की तरफ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको आपके सिस्टम के साथ कोई भी ग्राफिकल वाला काम करना है, जैसे कि कोई भी छोटी मोटी गेम्स खेलनी हो या तो छोटा मोटा लेवल पे वीडियो एडिटिंग वगैरह करना हो, तो उसमें इंटीग्रेटेड GPU बहुत ही अच्छा काम कर जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड GPU एक्चुअली में कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, इन सिंपल वर्ड्स, इंटीग्रेटेड GPU CPU के अंदर अवेलेबल होता है। ये CPU के बाहर आपको नहीं दिखेगा, ये CPU के अंदर ही अवेलेबल होता है। अगर मैं डेडिकेटेड GPU की बात करूँ तो हाँ, वो हमें अलग से परचेस करना होता है मार्केट से, और फिर हम मदरबोर्ड के ऊपर जो PCIe स्लॉट होता है X16 स्लॉट, उसमें हमें अटैच करना होता है। और PCIe X16 के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो क्रिएट किया हुआ है, वो जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब इसमें जो इंटीग्रेटेड GPU है वो भी मेनली दो कंपनीज डिज़ाइन करती है, एक इंटेल और एक AMD, क्योंकि इन दोनों के ही CPUs आते हैं। अब जो इंटेल है वो इसको कहता है UHD ग्राफिक्स 770 या फिर Iris Pro, ऐसे अलग अलग इनके नाम हैं। वैसे ही जो AMD है उनके नाम है Vega 8, Vega 11 वगैरह, इन सब के नाम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको छोटे मोटे काम करने हो ग्राफिक्स रिलेटेड, जैसे कि अपने GTA Vice City खेलना हो या फिर San Andreas वगैरह खेलना हो, तो इसमें आपका काम आराम से हो जाएगा। बट अगर आप GTA 5 खेलना चाहते हो तो उसमें आपको एक ढंग का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा। उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपका काम नहीं चलेगा। तो ये बात आपको समझनी होगी। उसका बाद का कॉन्सेप्ट है ECC। अब दोस्तों ECC का फुल फॉर्म होता है एरर करेक्टिंग कोड। दोस्तों, ये इस तरीके का एक रैम होता है जिसमें एरर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और ये जो रैम है ये पर्टिकुलरली सर्वर्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि सर्वर्स में कोई भी ये नहीं चाहता कि वहाँ पे एरर आए और आपका डेटा लॉस्ट हो जाए। खासकर कि गूगल, अमेज़ॉन या फिर जो नेटफ्लिक्स जैसी जो चीज़ें हैं, जो कंपनीज़ है, वो अपने सर्वर्स में ECC रैम का यूज़ करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि CPU के सेक्शन में, मतलब CPU के वीडियो में ECC का क्या मतलब है। सो इन शॉर्ट, सारे के सारे जो CPUs है वो ECC मेमोरी को सपोर्ट नहीं करते। अगर आपको ECC मेमोरी का सपोर्ट चाहिए तो आपको उस हिसाब से ही CPU परचेस करना होगा। मार्केट में कुछ ऐसे CPUs और मदरबोर्ड्स अवेलेबल है जो कि ECC को सपोर्ट करते हैं। अगर आपका काम इस तरीके का है
कि आपको आपके ऑफिस में या फिर आपके कंपनी में सर्वर वगैरह इंस्टॉल करना है तो उस टाइम पे आपको एक ECC मेमोरी परचेस करना होगा। और ये भी एक बात है कि ECC मेमोरी नॉर्मल मेमोरी से 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वो नॉर्मल मेमोरी से स्लो भी होते हैं। तो आपको ध्यान रख के चीज़ें करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर पे आप ECC मेमोरी का यूज़ करो तो आप डेफिनेटली कर तो सकते ही हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट वो एक्सपेंसिव भी है और स्लो भी है और वो स्पेशली सर्वर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप उसमें गेम खेलना चाहते हो तो वो उतना सेंस नहीं बनाता। गेम्स खेलने के लिए अलग से रैम को डिज़ाइन किया जाता है। और अब अगला कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक CPU परचेज किया, अब उस CPU का एक मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट होगा। जैसे कि कोई CPUs होते हैं वो 64 GB तक का रैम सपोर्ट करते हैं और कोई CPUs होते हैं जो 128 GB तक का रैम सपोर्ट करते हैं। अब आपने बाई चांस कोई एक सस्ता CPU परचेस कर लिया और आप ये सोच रहे हो कि मैं इसमें बहुत सारा रैम इंस्टॉल कर दूंगा मदरबोर्ड के ऊपर, तो काफ़ी केस में ये भी हो सकता है कि आपका जो CPU है वो एक सर्टेन अमाउंट तक के रैम को सपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद वो नहीं करेगा। तो इस केस में आपके पैसे लॉस हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप CPU परचेस करो तो उसका आप देख लेना कि मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट कितना है। किसी में 64 GB होता है, किसी में 128 GB भी होता है और किसी में उससे भी ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपेंसिव CPU परचेस करोगे उसका मेमोरी सपोर्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब आते हैं कैशे की तरफ। कैशे एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी हो सकता है, तो आप इसको ध्यान से सुनना। सो दोस्तों, कैशे भी एक तरह की मेमोरी है। जैसे कि हमारे पास हमारे सिस्टम में हार्ड ड्राइव होता है, रैम होता है और जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड होता है, इन सब में एक एक मेमोरी लगी होती है। वैसे ही CPU के अंदर भी कैशे होता है और वो कैशे एक तरह का मेमोरी होता है। उस कैशे में अलग अलग छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस और छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस छुपी होती है और ये कैसे ऐसी चीज़ों को स्टोर करता है जो कि CPU को एट द इंस्टेंट चाहिए। इसका मतलब ये जो कैशे है ये पूरे सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। इसी वजह से जो CPU है वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कैशे में स्टोर कर देता है। और कैशे की भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 जो है वो सबसे फास्ट होता है, पर लेवल 1 का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे कम होता है। ये कुछ केबीज में होता है, जैसे कि 32 केबीज, 64 केबीज ऐसे होता है। फिर उसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 लेवल 1 से थोड़ा स्लो होता है, बट उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आता है लेवल 3। लेवल 3 में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, जस्ट लाइक 200 MB, 205-250 MB के आसपास की इसकी कैपेसिटी होती है। बट ये सबसे स्लो होता है कैशे के हिसाब से। बट फिर भी हमारे रैम से जो लेवल 3 का जो कैशे है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स फास्टर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कैशे है ये CPU के अंदर इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। देखो, इसमें होता क्या है कि हमारा जो CPU है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली फास्ट चीज़ है, मतलब बहुत ही फास्ट है वो CPU। तो कभी भी CPU को कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी रहती है तो बार बार उसे रैम को इंस्ट्रक्शंस ना भेजनी पड़े कि मुझे ये फाइल चाहिए, वो फाइल चाहिए, तो मुझे ये फाइल निकाल के दे, वो फाइल निकाल के दे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब जो ट्रांसफ़र का जो टाइम होता है डेटा का, वो ज़्यादा फास्ट हो जाए, इसी वजह से हम कैशे को इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि कैशे बहुत ही ज़्यादा इंसेनली फास्ट होता है, रैम भी फास्ट होता है, बट फिर भी हमें और फास्ट डेटा प्रोसेसिंग वाली चीज़ें चाहिए होती है। अगर CPU को कोई भी एक चीज़ को परफॉर्म करना है तो वो सबसे पहले चेक करता है कैशे के अंदर कि कैशे में क्या वो डेटा पड़ा है। अगर वहाँ पे है तो वो उसको यूज़ कर लेगा। सबसे पहले वो लेवल 1 पे चेक करेगा, अगर वहाँ पे डेटा है तो वो उसे यूज़ कर लेगा। अगर लेवल 1 पे नहीं है तो लेवल 2 पे चेक करेगा, अगर वहाँ पे है तो उसे यूज़ कर लेगा। फिर ऐसे ही लेवल 3 को वो देखेगा कि लेवल 3 में है कि नहीं। अगर कैशे में है ही नहीं, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में है ही नहीं, फिर उसके बाद वो चेक करेगा रैम की तरफ कि रैम में वो जो डेटा है CPU को प्रोसेस करने के लिए वो है कि नहीं। अगर वहाँ पर भी नहीं है तो फिर जाएगा वो हार्ड ड्राइव की तरफ। फिर हार्ड ड्राइव से जो पूरा मेन हमारा स्टोरेज
स्टोरेज सिस्टम है वहां से निकाल के CPU सारी चीजें यूज कर लेगा। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट जो है कैशे का वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसमें क्रिएट किया है, वो जाके आप देख सकते हो, या तो फिर ये वाला जो पोर्शन है कैशे का आप वापस रिपीट से एक बार देख सकते हो। और लास्ट हमारा टॉपिक है जो कि है लिथोग्राफी। तो फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट और काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अब कभी भी आपने CPU परचेस करते टाइम एक चीज नोटिस की होगी कि लिखा होता है CPU के अंदर कि ये जो CPU है वो 10 नैनोमीटर या फिर 11 नैनोमीटर या फिर 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना है। तो आखिरकार इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो आपने अगर 10th या फिर 9th वगैरह में ढंग से स्टडी की हो साइंस को, तो वहाँ पे एक चीज मेंशन की जाती है कि हमारा जो ब्लड सेल है या फिर हमारा DNA है वो 5 या 2 नैनोमीटर का है। मतलब हमारा जो DNA है वो 2 नैनोमीटर का है। तो इंसेनली स्मॉल चीज़ है। और ऐसे ही जो हमारा जो CPU है उसको भी कहा जाता है कि ये 7 नैनोमीटर का है, 10 नैनोमीटर का है, 20 नैनोमीटर का है। तो ये इतना छोटा आखिरकार क्या है? तो फ्रेंड्स, इन सिंपल वर्ड्स, ये जो नैनोमीटर की जो बात की जा रही है ये ट्रांजिस्टर्स की बात की जा रही है। यानी कि एक ट्रांजिस्टर 7 नैनोमीटर या फिर 11 या फिर 12 नैनोमीटर का है और एक CPU के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इन शॉर्ट, एक CPU के अंदर जितने छोटे और जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे वो CPU उतना ही ज़्यादा फास्ट काम करेगा। तो कभी भी आपको अगर परचेस करना हो एक CPU तो आप देखना कि उसका तो ट्रांजिस्टर जो साइज़ है, मतलब जो NM जो बात की जाती है नैनोमीटर की, वो जितना छोटा हो सके उतना ही बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझा दी, जितना हो सकता था उतना समझा दिया। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।